तो चलिए भाई, हम लोग लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आपको एक एक्सेप्शन बोला था जो याद रखिए। वाटर और एचएफ में डाइपोल मोमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था कि वाटर और एचएफ में जहां में हमारा जो कंसेप्ट था वो क्या था, फेल हो गया था ना। तो उसमें बोला गया था एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि वाटर का डाइपोल मोमेंट एचएफ से ज्यादा होता है। देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैं आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था तो आपको यही बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो पहले चेक कर लीजिए किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसका जीरो नहीं है। अगर मान लो जिसका जीरो होगा वो तो सबसे लास्ट में आएगा, और जिसका जीरो नहीं है उस केस में आप क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जिसका डेल्टा ई एन ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है, और चार्ज भी नहीं पता होता है, डिस्टेंस भी पता नहीं होता है, तो डाइपोल मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अगर आपको चार्ज भी दिया जाए, डिस्टेंस भी दिया जाए, तो समझ पा रहे हैं ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, और जुगाड़ में क्या बताया गया था, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। और आपको बताया गया था कि जब भी हमारे पास में लोन पेयर जीरो है उसको चेक करने के लिए आपको बताया गया था, अगर सेंट्रल एटम है हमारे पास में और साइड एटम है, तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर जीरो है, समझ पा रहे हैं ना, और सारे साइड एटम सेम है, तो हमेशा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, जीरो होगा। अगर लोन पेयर 1 है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर लोन पेयर 2 है या 2 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई थी। देखिए, मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई बाई D डाइपोल मोमेंट होता है। तो लेकिन मैं बोल रहा था कि इसमें कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, चार्ज डोमिनेट करता है, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जिसमें आपका डिस्टेंस चार्ज से ज्यादा डोमिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा, मैं बोला था कि एक बात आपको याद होनी चाहिए, NH3 NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 का। क्यों? क्योंकि उसमें चारों वेक्टर का डायरेक्शन सेम था, चारों वेक्टर ऐड हो पा रहे थे, लेकिन NF3 में एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में था, 3 अपोजिट डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एडिशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू सब्ट्रैक्शन, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। और दूसरी बात आपको याद करना था, वाटर का डाइपोल मोमेंट HF से ज्यादा होता है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। अगर हम बात करें भाई, देखिए, अगर हमारे पास में मान लो लिखा है CH3F, CH3Cl, CH3Br, और यहाँ में लिखा जाए CH3I, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मान लो ये मॉलिक्यूल है और कार्बन को बॉन्ड बनाना है कितना, कितना बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या साइड एटम सारा सेम है क्या, साइड एटम सेम है क्या, नहीं। जब साइड एटम सेम नहीं है तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या ही आएगा, जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा नहीं आएगा, बताओ। इसका लोन पेयर जीरो, 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर जीरो होगा। लेकिन सारे साइड एटम अगर सेम होते तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता, लेकिन 3 साइड एटम सेम है, एक डिफरेंट है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। क्या क्लियर है ना, सबका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में देखिए, यहाँ में एक F होगा और यहाँ में 3 H होगा। यहाँ में CCl की बात करें तो यहाँ में Cl होगा, यहाँ में H होगा। यहाँ में देखिए भाई Br होगा और यहाँ में H हो जाएगा, और यहाँ में हमारे पास में आयोडीन होंगे और यहाँ में H हो जाएंगे, ठीक है भाई। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, जब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो कौन सा कंसेप्ट लगाना है, डेल्टा ई एन का कंसेप्ट है कि नहीं। चलिए डेल्टा ई एन देख लेते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो भाई, यहाँ में CH3 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 सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है कि नहीं है, तो उसको नहीं, केवल हम लोग कौन सा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, CF का, CCl का, CBr का, Ci का। क्लियर है ना, ये CH का क्यों नहीं देखेंगे भाई, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका सबका तो सेम होने वाला है ना, तो इसलिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बताइए, यहाँ में फ्लोरीन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। और कार्बन हाइड्रोजन में बताओ, कार्बन, क्या वेक्टर इधर चला जाएगा, यहाँ में भी सेम और यहाँ में भी सेम, ठीक है। ऐसे वेक्टर से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ में देखिए तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भाई, देखिए तो पहले EN लगाइए, EN का कंसेप्ट से फ्लोरीन की EN कितनी होती है,
4 होती है और कार्बन का कितना होता है 2.5, तो क्या आ जाएगा 1.5। बताइए क्लोरीन की EN कितनी होती है 3.5 या 3 और कार्बन की कितनी होती है 2.5, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5। अच्छा ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 माइनस 2.5 क्या आ जाएगा 0.3 और आयोडीन की कितनी होती है लगभग 2.5 माइनस 2.5, तो इसका EN क्या हो जाएगा 0। तो बताइए आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट का, तो मैंने बोला था ना कि जिसका, अभी कॉपी मत करो, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था जिसका EN ज्यादा होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और किसका EN सबसे ज्यादा है इसका, है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, देखिए CH3F का डाइपोल मोमेंट CH3Cl से ज्यादा होना चाहिए, फिर CH3Br, फिर CH3I, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ में ऐसा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर नहीं आता है, समझ पा रहे हैं ना। किसका ज्यादा आता है डाइपोल मोमेंट, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये ऑर्डर नहीं होता है, यहाँ में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ में क्या हो जाता है डाइपोल मोमेंट कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मान लो हम लोग यहाँ में समझने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, तो यहाँ में बोला जाता है कि यहाँ में D डोमिनेट करता है। अगर इसकी अगर हम बात करें भाई, देखिए इन दोनों की बात करें, देखिए इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस होता है, और इसका भी डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ में फ्लोरीन क्लोरीन में किसका चार्ज डेवलप होगा ज्यादा, यहाँ में चार्ज जो होगा Q की वैल्यू होगी, यहाँ में जो Q का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ में Q की वैल्यू कम होगी, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में देखिए CF का बीच का डिस्टेंस और CCl का बीच का डिस्टेंस में किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, Cl, मतलब इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा, समझ पा रहे हैं ना। कम मतलब नीचे एरो होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में क्या होता है कि चार्ज से ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। आप सोच रहे होंगे भाई कि अगर चार्ज डिस्टेंस ही डोमिनेट करता है तो इसका तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें चार्ज क्या है, 0, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। इन दोनों का कंपेयर में ना CH3Cl CH3F में सबसे पहले चार्ज देखते हैं। तो मान लो इसका चार्ज की वैल्यू, सपोज मान लो भाई ऐसा है, मान लो इसका चार्ज का वैल्यू 20 है, कितना है भाई 20, और डिस्टेंस है इसका 5, क्लियर है ना। तो मान लो इसका मल्टीप्लाई हो गया 50, लेकिन इसका चार्ज हो गया 2, लेकिन डिस्टेंस इसका हो गया 30, समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया इसके कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगा ना। तो वही कहने का मतलब है इसका चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है, लेकिन इसका चार्ज कम है लेकिन इसका डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है, क्लियर है ना। इसलिए CH3 आपको एक्सेप्शन करके आपको इसको याद रखना है कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होगा। कोई बोलेगा रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस डोमिनेट करता है, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो जहां जहां रूल वैलिड नहीं हो रही है तो वहां में एक्सेप्शन करके आपको उसको बॉक्स को याद करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट। अब पता नहीं आप लोगों को लास्ट क्लास में कहां तक एग्जांपल कराया गया था, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ में कार्बन क्या है भाई, कार्बन तो कितना बॉन्ड बनाता है आपको मालूम ही है, 4 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ में हाइड्रोजन कितना है बताइए, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन में किसकी EN ज्यादा है, कार्बन की।
यहाँ में किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। CCl में किसकी ज्यादा है भाई, Cl की ज्यादा है, ठीक है। तो वेक्टर इधर होगा। और बताइए यहाँ में किसकी ज्यादा है, कार्बन की, और यहाँ में किसकी ज्यादा है बताइए, क्लोरीन में। कार्बन क्लोरीन में किसकी EN ज्यादा होती है, क्लोरीन की, तो वेक्टर क्लोरीन की तरफ में होगा, ठीक है। यहाँ में बताइए वेक्टर ऊपर होगा, और यहाँ में वेक्टर क्लोरीन की तरफ में होगा, और यहाँ में वेक्टर हाइड्रोजन की तरफ में होगा, ठीक है। और यहाँ में आप लोगों को मालूम है कि वेक्टर कहाँ में होने वाले हैं, क्लोरीन की तरफ में, ठीक है। ये सब आपने बना लिया। अब मुझे बताइए क्या इसमें इसका लोन पेयर 0 है और साइड एटम क्या है भाई, सेम है, तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं। क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं। क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे लो डाइपोल मोमेंट, सबसे लीस्ट डाइपोल मोमेंट क्या ये लास्ट वाला का होगा, CCl4 का, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो इनमें कंपेयर करना है तो आपको क्या लग रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, बताइए। अच्छा बताइए यहाँ में कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको दे रहा है, कार्बन को। क्या यहाँ में, और कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को फिर कहाँ दे रहा है, क्लोरीन में, समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग इसको कैसे चेक कर लेंगे कि किसका जो होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ में EN का कंसेप्ट लगाइए, है कि नहीं, लगाइए, लगा सकते हैं EN का कंसेप्ट। भाई EN लगाएंगे तो बताओ यहाँ में क्या CH का EN, तो यहाँ में CH, यहाँ में CH, यहाँ में CH है कि नहीं है, तीनों में CH है कि नहीं है। तो क्या इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम होगा। दूसरा अगर बात करेंगे तो CCl क्या वहां में भी EN का वैल्यू सेम आएगा। तो क्या इसमें EN से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो भाई यहाँ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को, समझ पा रहे हैं ना। तो हम एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो बताओ यहाँ में क्या 3 हाइड्रोजन का वजह से एक क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है कि नहीं। मान लो ये सारे यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो कहां तक पहुंच रहा है, एक क्लोरीन तक, है कि नहीं। और बताओ यहाँ में 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच रहा है, 2 क्लोरीन तक। तो पर क्लोरीन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन भेज रहा है एक क्लोरीन तक। तो बताओ क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 का वजह से यहाँ में ऐड हो रही है, यहाँ में 1 का वजह से एक क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या भाई। यहाँ में देखो तीन आदमी दे रहा है एक क्लोरीन को ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होगी, ऐड हो जाएगी सब, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ में देखो 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, पर क्लोरीन के लिए अगर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा 2 क्लोरीन तक, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को दे पाएगा। तो यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन तक पहुंच रही है वो कितना हाइड्रोजन का वजह से, एक हाइड्रोजन का वजह से, क्लियर है ना। यहाँ में बताओ कितना, यहाँ में बताओ 3 क्लोरीन है, हाइड्रोजन तो एक है, तो बताओ 3 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन देने वाला है ना। तो बताओ 3 क्लोरीन से एक हाइड्रोजन है भाई, तो एक क्लोरीन से बताओ कितना हो जाएगा, 1/3 हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो यहाँ में एक क्लोरीन तक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है वो कितना हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन उसका 1/3। तो आप यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ये नहीं कि ये कंसेप्ट है, क्लियर है ना भाई। जैसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ही बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा यहाँ में, क्योंकि यहाँ में सारे वेक्टर जाकर डायरेक्टली ऐड होंगे तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा। तो बताओ डाइपोल मोमेंट CH3Cl का ज्यादा होगा। फिर यहाँ में बताओ एक क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक हाइड्रोजन का वजह से पहुंच रहा था, यहाँ में 3 हाइड्रोजन का वजह से, तो इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा, CH2Cl2। फिर यहाँ में बताइए इसका तो एक क्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, 1/1/3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ में एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो समझ पा रहे हैं आप, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और CCl4 का ट्रू डाइपोल मोमेंट क्या ही होगा, सबसे 0 होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है, फॉल साइड एटम आर सेम, इसका डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आज डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया, MOT शुरू करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का, तो देखिए ये बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये कंपाउंड लिखा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन था? एरोमेटिक कंपाउंड होने का कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 में फिर 4 ऐड करो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होने से कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। एंटी होने के लिए क्या कंडीशन था? प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16 ये सब हो जाए तो एंटी हो जाए। अगर कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, फिर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो भाई यहाँ में क्या होगा कि यहाँ में जो डाइपोल मोमेंट होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में इसका डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि यहाँ में तो हाइड्रोजन होगा ना भाई, तो इसका वजह से जो वेक्टर आएगा, इसका वजह से वेक्टर आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका वजह से कैंसिल कर देगा, इसका वजह से कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या ही हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका वजह से यहाँ में डाइपोल मोमेंट बनेगा और यहाँ में डाइपोल मोमेंट बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ में कोई नहीं वेक्टर बनेगा क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया। क्लियर? इसका वजह से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये सब का डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, मतलब उस एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई एक ग्रुप लग जाए, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ, इसका ये वाला CH बॉन्ड और ये वाला CH, ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। यहाँ में CH का वजह से होगा, यहाँ में CCl का वजह से होगा। ये वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ में OH है, यहाँ में H है, तो दोनों का वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और यहाँ में भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका सबका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? बताओ, अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। और डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। तो इसलिए बेंजीन पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसका नाम जानते होंगे, क्या नाम होता है? टोल्यूइन। क्या नाम होता है? टोल्यूइन। क्या नाम होता है? फिनॉल। कल ही तो पढ़ रहे थे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, है कि नहीं? और उसका नाम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। क्या लगता है? -I। OH का +M। समझ पा रहे हैं ना? बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। CH3 का +H, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो गया। ठीक, अगर आप लोग याद कर लेंगे पूरा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 18 मिनट में पूरा खत्म करना है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब भाई, अगर हमारे पास में डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तो क्या करना है? डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड आएगा तो उस केस में क्या चेक करेंगे? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, यहाँ में CCl है तो यहाँ में इसका अगर देखो, यहाँ से ये बॉन्ड कैंसिल होगा, यहाँ से ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। CCl में क्या होगा? क्लोरीन ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है ना और सेम है, तो बताओ ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें CN की, किसकी बात करने वाले हैं? CN का। तो बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है,
ये जो CN जो है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। CN में बताओ, CN का फोटो डबल होता है ट्रिपल होता है? फोटो डबल ट्रिपल, ट्रिपल होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp से क्या होती है? लीनियर। क्या होती है भाई? लीनियर। तो यहाँ में ये कार्बन का जो, ये देखिए कार्बन का CN में को किसकी EN ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। और ये वेक्टर इधर होगा, ये वेक्टर एकदम सीधा है, लीनियर है, इसलिए ये वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई? 0। लेकिन बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ में भी देखिए, याद रखना है कि ये नहीं कि हमेशा, मान लो ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये वाला मेटा। और ये क्या होता है? पैरा। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो मान लो ये क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में ये Cl कहाँ में लगा है? पैरा में। ये भी कहाँ में लगा है? पैरा में। ये भी पैरा में। फिनॉल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? पैरा है कि नहीं? एसएच का मतलब क्या होता है? थायोल। क्या नाम होता है? थायोल। समझ पा रहे हैं ना? फिनॉल, थायोल। समझ पा रहे हैं ना? एसएच ग्रुप को क्या बोलते हैं? थायोल। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन होता है। रीजन क्या है भाई? कि जो OH का जो स्ट्रक्चर होता है उसका शेप कैसा होता है? वेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। ये होता है OH ऐसा। समझ पा रहे हैं ना? लगा तो सेम पोजीशन में है, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, क्योंकि OH जो है ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, इसका शेप कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ में देखो, वेक्टर तो इधर आएंगे और ये वेक्टर इधर आएंगे। ये वेक्टर उस वेक्टर को एक अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है भाई। ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो जाता है एसएच ग्रुप का। क्लियर है ना भाई? किसका 0 होगा? अगर ये लीनियर है, सीधा है, तो कैंसिल हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखना। अगर 1,4, इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? देखो, इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट पूछेगा 0 है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ 0 है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? नाम तो भूले नहीं है ना आप लोग? ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका नाम लिखा है तो आप भी नाम लिख सकते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान देना, कभी कभी नाम लेके पूछेगा कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ, अगर OH ग्रुप है, OH लगा है 1,4 में, तो 0 नहीं होगा डाइपोल मोमेंट। SH लगा है तो 0 नहीं होगा। लेकिन CN लगा है तो उसका 1,4 में उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री लीनियर होने की वजह से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल कर देते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 2 केस पढ़ेंगे हम लोग। सेम बात है, ऑक्सीजन कितना, ये इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, SH, यहाँ में भी SH। समझ पा रहे हैं ना? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, तो भाई ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हैं ना? ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है। इसलिए उसकी म्यू की वैल्यू क्या नहीं है? 0 नहीं है।
थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ में दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो या तो होता है सेम इंडक्टिव ग्रुप, यहाँ में देखिए यहाँ में इफ बोथ सब्स्टिट्यूएंट हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, या तो इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे ना। उसके साथ में जो ग्रुप लग रहा है वो सेम लगे ना लगे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट सेम होना चाहिए या इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं, देखिए क्लोरीन का और क्लोरीन का, ठीक है, समझ पा रहे हैं। क्या बताओ क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है, फादर कलेक्टर, कलेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। तो यहाँ में दोनों जो ग्रुप लगा है वो दोनों का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। क्या वो इंडक्टिव इफेक्ट सेम है या डिफरेंट है, सेम है, सेम है ना। तो या तो हमारा यहाँ में जो ग्रुप लगा होगा, दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनका इंडक्टिव इफेक्ट सेम होगा, या तो इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट होगा। मान लो यहाँ में प्लस आई लगा है, दूसरा का माइनस आई लगा है, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो भाई यहाँ में देखो एक हेक्सागन है, तो इस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, देखो जैसे ये होता है 6 साइड है, तो बताओ हर एंगल कितना डिग्री होगा, 60 60 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ में अगर हम बात करें, अगर मान लो यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे ग्रुप लगा है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लगा है और यहाँ पे ग्रुप लगा है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये एंगल भी टोटल कितना, बताओ एंगल कितना हो जाएगा, 120। अरे भाई 60 + 60 120 ना। अगर मान लो यहाँ पे ग्रुप लगा है तो 60 60 60, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब बताइए अगर मान लो यहाँ में मान लो यहाँ में है और यहाँ में है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो 60 60 60 180 180 + 60 240। क्या क्लियर है भाई, अरे भाई 120, इधर से भी 60 120, क्लियर है ना। तो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल 360 है, एक पॉइंट पे कितना साइड है उसको डिवाइड करेंगे 360 बाई, अगर 6 साइड बन रहा है तो 360/6, ये सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल बन रहा है उसे डिवाइड कर दो तो ईच एंगल निकल जाता है, क्लियर है ना। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, और आप लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर यहाँ में अगर हम बात करें बोर्ड पे, देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा किसका डाइपोल मोमेंट 0 है किसका नहीं है। यहाँ में तो ऑटोमेटिक पता है किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर में ये इधर होगा और यहाँ में H वाला होगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये वेक्टर कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो आप सोचेंगे ईएन का कंसेप्ट लगाया जाए, तो ईएन में क्या होगा, कार्बन सीएल का ईएन सब में तो सेम है, कार्बन सीएल का, और सीएच का जो ईएन होगा तीनों में सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो वहां से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या ही होता है बताइए, म्यू रिजल्टेंट जो होता है वो क्या था बताइए, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब μ1 निकालने के लिए क्या होना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्या सब केस में चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि CCl का CCl का CCl का या CH का CH का CH का सेम है ना। तो और अगर μ2 निकालना है तो Q × D, तो बताओ μ1 का मतलब कार्बन Cl का EN तीनों केस में, और μ2 का मतलब कार्बन H का CH का EN, क्या तीनों केस में तो सेम है ना भाई। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट यहाँ से तो नहीं आएगा, तो किससे आ जाएगा, cos थीटा से। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होगा, है कि नहीं। मतलब जिसकी cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, थीटा। आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब थीटा से 0 डिग्री 30 डिग्री वैल्यू, जब थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन जब उसके साथ में cos लिया गया तो वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। समझ पा रहे हैं ना, नहीं याद है तो छोटी वैल्यू याद रखना है, cos 0 याद रखना है, cos 90 याद रखना है, तो काम तो हो ही जाएगा। बताओ यहाँ में थीटा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, पता नहीं भगवान मुंह क्यों दिए हैं भाई बोलने के लिए। cos 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, क्या थीटा तो 0 से 90 थीटा बढ़ा, लेकिन cos लेने से वैल्यू क्या हो गई, कम। तो मैं बोल सकता हूँ ना cos थीटा और थीटा एक दूसरे का इनवर्सली होता है कि नहीं होता है, होता है। मतलब जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, जिसका थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट कम होगी, जिसका थीटा का वैल्यू कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को इस पॉइंट पे अगर लाएंगे, ये क्या है, ऑक्सीजन है क्या, नहीं बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो दोनों को एक पॉइंट पे लाएंगे तो ये वेक्टर इधर, दोनों का बीच का एंगल
180 डिग्री। अगर इस पॉइंट पे दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बताओ कितना एंगल बनेगा, ये बताओ। ये एंगल इस पॉइंट पे लाओ, इस वेक्टर को इस पॉइंट पे, इस वेक्टर को इस पॉइंट पे, कितना एंगल 120। आंखों से भी दिखाई दे रहा है, पहले 60 फिर 60, कितना डिग्री 120। तो बताओ यहाँ में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 120, यहाँ में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 180 डिग्री। अगर इस वेक्टर को एक पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस वेक्टर को इधर लाओ, इस वेक्टर को इधर लाओ, एंगल कितना बना 60 डिग्री। बना कि नहीं बना? तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? अगर मान लो इसको ए बी सी बोल दिया जाए तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सी का। जिसका थीटा कम उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि म्यू रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/θ। समझ पा रहे हैं ना? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अतः इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? क्या इसको ऑर्थो बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन ऑर्थो बोलते हैं इसको। ये क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में देखना है। क्लोरोबेंजीन एक क्लोरीन बेंजीन के साथ में जोड़ लो, उसके बाद जो Cl लगा है उसका पोजीशन को देखना है। तो बताओ ये क्लोरोबेंजीन हो गया ना भाई, ये Cl इस क्लोरीन से कौन सा पोजीशन में है? ऑर्थो। इसको क्या भी बोल सकते हैं? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो इसको मैंने ऑर्थो बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑर्थो। और इसको क्या बोल दिया? मेटा। और इसको क्या बोलेंगे? पैरा। तो बताओ ऑर्थो पे एंगल, मेटा पे एंगल और पैरा पे एंगल। ऑर्थो पे कितना एंगल बना 60, मेटा पे 120 और पैरा पे 180 डिग्री। तो बताओ डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा कहां पे आएगी? उसके बाद मेटा, उसके बाद, है कि नहीं? और इन तीनों में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा बताइए भाई। अगर मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? किसका? सी बी ए। चलिए ये साइड कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए भाई, अब अभी तक यहाँ में जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम था। या तो इंडक्टिव इफेक्ट सेम हो सकता है या तो अपोजिट हो सकता है। बताइए CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई, और Cl का क्या होता है? माइनस आई। तो दोनों का अपोजिट है ना, इफेक्ट जो लगा है वो अपोजिट है। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। सेम होगा तो ये वाला जब भी सेम होगा ना तो सेम में सबसे ज्यादा किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? ऑर्थो मेटा पैरा। क्या होगा भाई? ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है ना? रट लेना, और इससे भी और कंसेप्ट भी समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो अपोजिट हो जाए, क्या आ जाए? अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब एक का प्लस दूसरा का माइनस आई, तो उस केस में किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना। जैसे CH3 का प्लस आई होता है, Cl का माइनस आई होता है। इससे तो आप लोग अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, देखो ये पॉइंट पे ध्यान देना। अगर ये पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? मान लो ये Cl वेक्टर है और ये Cl वेक्टर है यहाँ में, इस Cl वेक्टर को यहाँ में लाओ और Cl को इस पॉइंट की तरफ में लाओ, तो कुछ ऐसा बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा?
और भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सेम रख के उसका डायरेक्शन को सेम करके जहां मर्जी वहां घुमा सकते हैं, हम घुमा सकते हैं कि नहीं? तो बताओ ये वेक्टर को हमने सीएल को यहाँ में लाया, इसको इधर लाया, आगे बढ़ाया, तो बताओ क्या कुछ एंगल 120 डिग्री बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, इसको हमने यहाँ में रखा, देखो ये सीएल जो वेक्टर है वो यहाँ में था और इस पॉइंट पे इस वेक्टर को मैंने आगे बढ़ाया, कुछ कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ में एंगल कितना आंखों से दिखाई दे रही है? 120। कब दिखाई दे रहा था? जब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम था। लेकिन यहाँ में देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो एक वेक्टर इधर आ रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को, देखो ध्यान से सुनो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सेम करके कहीं भी घुमा सकते हैं, यहां लाइए, तो एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ में ध्यान देना भाई, और यहाँ में क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या सेम एक ही लाइन में है क्या? मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या कर रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो बताओ यहाँ में थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। और यहाँ में कितना? 60 डिग्री। और यहाँ में कितना? तुम लोग नहीं समझा क्या? अगर एक वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर का बीच का एंगल कितना होता है? दो पैरेलल वेक्टर का बीच का एंगल ऑप्शन में है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 80 डिग्री। बताओ, दो पैरेलल वेक्टर है, इसका बीच का एंगल ऑप्शन ए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और -90 डिग्री। दो पैरेलल वेक्टर का बीच का एंगल क्या है बोलिए? 90 डिग्री -90 डिग्री, -90 डिग्री कोई सही नहीं है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो पैरेलल वेक्टर हो तो उसका बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और आप लोग पढ़ें कि दो पैरेलल वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को सेम करके जहां मर्जी वहां घुमा सकते हैं। तो कोइंसाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे पे कोइंसाइड होता है तो उसका एंगल क्या ही होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो वही यहाँ में मैं 0 लिखा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, डाइपोल मोमेंट म्यू की बात करा जाए, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो मेटा पैरा। जिसका थीटा की वैल्यू सबसे कम, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा। ऑर्थो मेटा पैरा में किसका ज्यादा होगा? पैरा के बाद पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद ऑर्थो। ये कब होगा? जब दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इस कंपाउंड में अगर हम एबीसी की बात करें तो देखो ऑर्थो वाला है, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन ज्यादा, किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। कॉपी कर लीजिए। क्या आप लोग समझ गए भाई? खत्म हो जाता है हमारा यहाँ में डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। अगर बताओ दो वेक्टर 120 डिग्री एंगल में रखे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सही करते हैं कि नहीं। आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो चुका है क्या? ये क्या समझ में आया क्या? तो याद रखना है, एंगल बना के देख सकते हैं, जिसका एंगल ज्यादा, जिसका एंगल कम, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, जिसका एंगल। अब मैं कोस थीटा लिखता तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। तो यहाँ में देखो कोस 120 डिग्री की वैल्यू -हाफ, कोस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, कोस 0 की वैल्यू 1। तो क्या जिसका कोस थीटा ज्यादा होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है? तो क्या इसका कोस थीटा सबसे ज्यादा है और इसका कोस थीटा सबसे कम है? समझ पा रहे हैं ना? तो कोस क्यों निकालना है, ठीक है, आप थीटा से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। थीटा और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन इनवर्सली होता है। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल पोलर, नॉन पोलर। पोलर होने का मतलब क्या होता है? उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा ना। तो आप लोग का दिमाग में ऐसे ख्याल आना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ में बताओ, क्या इसका वेक्टर इधर जाएगा, ये इसका वेक्टर इधर जाएगा, इसका वेक्टर इधर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम इसको ध्यान देंगे, इस वेक्टर को इस पॉइंट पे, इस वेक्टर को इस पॉइंट पे लाया जाए, तो क्या ये दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल 120 डिग्री है, तो क्या इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर होगा? और ये वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मान लो भाई यहाँ में कार्बन सीएल की तो बात हो रही है, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो यहाँ में जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ए होगा और ये भी क्या होगा? ए। तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो बताओ क्या होगा? ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? मुझे नहीं लगा समझ में आया। समझ में आया क्या? जैसे यहाँ में बोर्ड पे देखिए, अगर मान लो भाई ये पॉइंट है, तो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री। तो इसका ये है रिजल्टेंट,
ये इस वेक्टर का क्या हो जाता है, रिजल्टेंट। और एक वेक्टर ऑलरेडी सेम लगा था यहाँ में, क्योंकि सीएल 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 सब सेम है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ में नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो मॉलिक्यूल पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, पोलर या नॉन पोलर। अच्छा आप बताइए मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट 0 या 0 नहीं, 0 तो नहीं ना होगा, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि बोर्ड पे ध्यान देना, इसका वजह से वेक्टर इधर जाएगा, इसका वजह से वेक्टर इधर जाएगा, थोड़ा बोर्ड पे ये पॉइंट को देखो, ये वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है 120 डिग्री में है, एक वेक्टर इधर भी है हाँ। और बताओ ये 120 का वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेमी डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर का दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ आएगा, वो तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है। क्या समझ में आया है क्या, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए आप। Which of the following molecule has maximum dipole moment? Which of the following molecule has minimum dipole moment? Minimum dipole moment. मिनिमम डाइपोल मोमेंट पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बताओ मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका होगा मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ABCD, ए का मिनिमम डाइपोल मोमेंट होगा, डी का होगा ना, डी का, क्योंकि हमें तो 0 ना होगा भाई, है कि नहीं, क्योंकि सीएल सीएल है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ में देखो दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम सेम है ना, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ में देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या ये वेक्टर एक दूसरे को काटेगा, नहीं, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। जब डाइपोल मोमेंट नहीं 0 होगा तो देखना है ग्रुप जो लगा है वो इसका इंडक्टिव इफेक्ट सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, अपोजिट है, अपोजिट होता है तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा में किसका ज्यादा होता है, अभी ना लिखा था। चलो ठीक है, कंसेप्ट तुम लोग भूल गए, कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये पॉइंट है, बोर्ड पे ध्यान देना, ये वेक्टर इधर था और इस वेक्टर को यहाँ पे लेके आओ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो एंगल कितना दिखाई दे रही है, 120 डिग्री दिखाई देगा कि नहीं देगा भाई, क्योंकि ये वेक्टर किधर था, इधर, और इस वेक्टर को सीधे लेके आएंगे तो ये एंगल आपको कितना बनते हुए दिखाई दे रहा है, 120, और यहाँ में ये इधर है और यहाँ में ये इधर होगा। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, ये सीएल को देखो, सीएल को यहाँ में लेके आइए और इस पॉइंट पे इसको लेके आइए, तो ये एंगल कितना बनते हुए दिखाई दे रहा है, 60। और यहाँ में देखो ये वेक्टर और यहाँ में ये वेक्टर, तो ये वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अगर आपको ऑर्डर पूछेगा तो आप बता देना। अगर डाइपोल मोमेंट बताइए सबसे लोएस्ट मिनिमम किसका होगा, डी से ज्यादा किसका होगा, डी से ज्यादा, ए से ज्यादा और सबसे ज्यादा, तो ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन, which of the following molecule is planar, irregular and polar। ऑप्शन नंबर ए में लिखेंगे CH4 SF4 CH4 SF4 ClF3, ठीक है, इसमें आपको देखना है ClF3 और PCl5। चलिए आपको बताना है, पोलर बताना है। अच्छा पोलर कैसे चेक करेंगे, लोन पेयर से। अगर मान लो रेगुलर है, रेगुलर क्या होता है, जब लोन पेयर सारे सेंट्रल एटम साइड एटम सेम हो, लोन पेयर 0 हो, तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, रेगुलर। और लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इरेगुलर। समझ पा रहे हैं ना, चेक करिए जल्दी से भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है। लोन पेयर कितना है इसके पास, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4, और यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना, 4, ठीक है।
PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। सिग्मा बॉन्ड कितना है 5, लोन पेयर कितना है 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको पहले बताना है कि जब लोन पेयर 0 हो, साइड एटम सेम हो जाए। तो बताओ इसका लोन पेयर 0, साइड एटम सेम, तो बताओ इसका डाइपोल पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। चलिए ठीक है, और यहाँ में इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, SF4 का स्क्वायर प्लेनर होता है ना, स्क्वायर प्लेनर। बताओ कैसा होगा डाइपोल मोमेंट इसका, लोन पेयर अगर 1 है ना, तो क्यों इतना सोच रहे हैं आप लोग। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा पोलर, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा पोलर। और यहाँ में बताइए sp3d है, और यहाँ में देखिए Cl(F3) है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d ना। तो बताओ मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर शेप क्या होता है, टी शेप। क्या होता है, टी शेप। तो टी शेप का मतलब ऐसा होता है। टी शेप का मतलब ऐसा टी नहीं होता है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका एग्जैक्टली। ठीक है, आपको टी शेप का बनाया गया था, आप देख लेना। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। मॉलिक्यूल कैसा है पोलर। और PCl5 में बताइए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। अच्छा देखिए, यहाँ में इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। और यहाँ में बताओ लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, हाँ, लोन पेयर प्रेजेंट होने से क्या हो जाएगा इरेगुलर। समझ पा रहे हैं। और यहाँ में बताइए लोन पेयर कितना है 1 है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा इरेगुलर। और यहाँ में लोन पेयर कितना है 0, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, तो पोलर और रेगुलर के बाद क्या चेक करना था, प्लेनर। चलिए बताइए SF4 SCH4 टेट्राहेड्रल की प्लेनर होता है नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर है ये या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। समझ पा रहे हैं ना भाई। और बताओ ये क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा होता है प्लेनर। और ये कैसा होता है Cl(F3) टी शेप, नो, ये भी कैसा होता है प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है sp3d होती है ना। और यहाँ में बताइए ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। और SF4 का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा ही होता है ना। अच्छा SF4 मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं नॉन प्लेनर होता है। लोन पेयर का वजह से रिपल्सन होता है, इसका वजह से मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं नॉन प्लेनर होता है। देख लीजिए, आपको लिखाया गया था एक बार। चलिए, तो यहाँ में हमारा टॉपिक फाइनली खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following molecule contain polar as well as which of the following molecule contain polar as well as non-polar bond? Option number A H2O H2O2, option number A H2O H2O2, B ऑप्शन में सी ऑप्शन में NH3, और डी में लिखेंगे SO3। कौन सा बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड। थोड़ा सा 1 मिनट का समय है, आप सॉल्व करके बताइए। तो देखिए हम लोग यहाँ में गलत कर रहे थे। क्या गलत था कि 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर पे शेप थोड़ी ना स्क्वायर प्लेनर होता है, टी शेप होता है। समझ पा रहे हैं ना, टी शेप होता है। और यहाँ में क्या होगा टेट्राहेड्रल टी शेप, और वहां में क्या होगा 3-2 में 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे देखो 3-0 पे ट्राइगोनल प्लेनर, 3-1 पे पिरामिडल, और 3-2 पे क्या होता है और यहाँ में सीसॉ होता है, सॉरी गलत, यहाँ में क्या होता है सीसॉ। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और वहां में क्या होता है टी शेप।
तो सीसॉ हमारा कैसा होता है, प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या इसका आंसर क्या है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2O2। क्या हो जाएगा, H2O2। ठीक है, देखिए H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम H2O2 को समझाने की कोशिश करें, देखिए तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप ऐसा थोड़ा सा समझिएगा, ये मान लो हाफ बुक है ना, तो यहाँ में देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ में क्या होता है, हाइड्रोजन, यहाँ में हाइड्रोजन होगा, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे होगा इस एंड पे, ठीक है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है H2O2। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना था, लेकिन हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर में आता है, लेकिन वो डिलेटेड है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा बताओ, OH का बीच का बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड पोलर। यहाँ में बताओ वेक्टर इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये बॉन्ड कैसा है बताओ, यहाँ में ये बॉन्ड हमारा कैसा है, पोलर। लेकिन O का बीच का बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। और OH का बीच का बॉन्ड कैसा है, पोलर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये तो हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर। और OH वाला बॉन्ड कैसा है, पोलर। बाकी सब में जो मॉलिक्यूल लिखा है उसमें पोलर ही बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं ना, बॉन्ड बोला है, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बोला। ठीक है, बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर होना चाहिए। कभी कभी होता है कि बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन पोलर। जैसे कि अगर हम बात करें BeF2 में, तो बताओ यहाँ में ये बॉन्ड तो पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करेंगे। ठीक है।